हेलो एवरीवन, समवन प्लीज़ कंफर्म एम आई ऑडिबल। कोई बच्चे बता दे मेरी आवाज़ आपको आ रही है। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में लेक्चर 21 में स्टार्ट किया था चैप्टर पब्लिक एड का सिविल सर्विसेज के बारे में। उसमें हमने डिस्कस किया कि सिविल सर्विसेज की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, हमने डिस्कस किया कि सिविल सर्विस होती क्या है या एक सिविल सर्वेंट क्या होता है, कौन होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि सिविल सर्वेंट को रिक्रूट कैसे किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। और लास्ट पे हमने पढ़ा था कि एक गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सिविल सर्विस पाकिस्तान में कैसे इवाल्व हुई, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई सिविल सर्विसेज की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1973 से पहले सिविल सर्विसेज कैसी थी। फिर हम पढ़ेंगे कि सिविल सर्विसेज में पाकिस्तान बनने के बाद कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए। समझ आ रही है मेरी बात की। पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, फिर हम पढ़ेंगे 1973 से पहले सिविल सर्विसेज कैसे थी, बाद में या पहले रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से। याद रखिएगा, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान को विरासत में एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, ब्रिटिश राज से एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर मिला पाकिस्तान को सिविल सर्विसेज का। पाकिस्तान ने उसी को अडाप्ट कर लिया, इख्तियार कर लिया, थोड़ी सी चेंजेस करके, विद माइनर चेंजेस। ठीक है, हुआ क्या, उस वक्त पाकिस्तान के पास दो किस्म की सर्विसेज थी। एक थी आल पाकिस्तान सर्विसेज और दूसरी थी सेंट्रल सर्विसेज। आल पाकिस्तान सर्विसेज में हमारे पास सेंट्रल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान आ जाती है, जिसमें फार्मन जो पहले वाले फार्मर जो इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे, ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने वर्ल्ड war II में सर्व किया था। फेडरल सर्विसेज वाले ऑफिसर थे, ठीक है, और फॉरेन सर्विसेज वाले ऑफिसर थे, और जो पुलिस सर्विस में थे वो लोग आ जाते थे। आल पाकिस्तान सर्विसेज थी और कौन सी थी, सेंट्रल सर्विसेज। आल पाकिस्तान सर्विसेज में हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से लोग शामिल थे, पाकिस्तान की जो फार्मर इंडियन सिविल सर्विस है उसके ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स जिन्होंने वर्ल्ड war II में सर्व किया वो ऑफिसर, और जो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर थे, और जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर थे, ये सारे आते थे जी आल पाकिस्तान सर्विस में। जबकि जो सेंट्रल सर्विसेज थी उसको कंट्रोल कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, और वो बेसिकली बेस्ड थी स्टील फ्रेम ऑफ द राज पर। ठीक है, ये जैसा कि डिस्क्राइब किया है ब्रिटिश पीएम लॉर्ड जॉर्ज ने 1922 में। और उसने किस बात पे फोकस किया, उसने फोकस किया कि ब्यूरोक्रेटिक अटानमी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुद मुख्तार होनी चाहिए, और जो उस वक्त के ऑफिशियल थे उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम दिया गया। मेरी बात फॉलो हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको बताया पाकिस्तान ने एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर इनहेरिट किया सिविल सर्विसेज का, और इसे थोड़ी सी चेंजेस करके अडाप्ट कर लिया, इख्तियार कर लिया। उस वक्त पाकिस्तान के पास दो किस्म की सर्विसेज थी, आल पाकिस्तान सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। आल पाकिस्तान सर्विसेज, जिसे आज सेंट्रल सर्विस या सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उसमें कौन कौन से मेंबर थे, जो फॉर्मर इंडियन सिविल सर्विस के मेंबर थे जो उधर से पाकिस्तान के हिस्से में आए थे वो, और वो ऑफिसर जिन्होंने वर्ल्ड war II में सर्व किया था वो आ गए थे उसमें। उसमें फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आ गई थी और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान आ गई थी। ठीक है, जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के
ऑफिसर थे वो आते थे आल पाकिस्तान सर्विसेज में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो दूसरी सेंट्रल सर्विसेज थी उसमें कंट्रोल कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। और ये बेस थी स्टील फ्रेम ऑफ द राज, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक अटानोमी थी, ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा पावर हासिल थी, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड थी। और जो ऑफिसर्स थे उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर है। 1973 से पहले सेंट्रल सर्विस ऑफ पाकिस्तान को 11 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था? 11 में। कौन कौन सी कैटेगरीज थी हमारे पास? थी पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज, अकाउंट्स सर्विसेज, पाकिस्तान कस्टम एंड एक्साइज सर्विसेज, ये लिखते जाएं आप। पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज, अकाउंट्स सर्विसेज, पाकिस्तान कस्टम एंड एक्साइज सर्विसेज थी, पाकिस्तान टैक्सेशन सर्विसेज थी, पाकिस्तान मिलिट्री एंड लैंड सर्विसेज थी, पाकिस्तान पोस्टल सर्विस थी हमारे पास प्यारे बच्चों, ट्रेड सर्विस ऑफ पाकिस्तान थी, इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ पाकिस्तान थी, इकोनॉमिक पूल था, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस थी और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी। तो 1973 से पहले, 1973 से पहले पाकिस्तान में 11 कैटेगरीज थी सेंट्रल सर्विसेज की, ठीक है। और उसमें क्या क्या आ जाता था? उसमें मेरे प्यारे बच्चों पाकिस्तान फॉरेन सर्विस, अकाउंट्स सर्विस, कस्टम एंड एक्साइज सर्विस, टैक्सेशन सर्विस, मिलिट्री एंड लैंड सर्विस, पोस्टल सर्विस, ट्रेड सर्विस ऑफ पाकिस्तान आ जाती थी, इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आ जाती थी, इकोनॉमिक पूल आ जाता था, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस आ जाती थी और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आ जाती थी। ओके, अब बच्चों हमने पढ़ लिया कि सिविल सर्विस कैसे इवाल्व हुई, कॉलोनियल दौर से आई, थोड़ी सी चेंजेस करके अडॉप्ट किया। दो किस्म की सर्विसेज थी, आल पाकिस्तान सर्विसेज थी, उसमें ऑफिसर कौन कौन से थे? वर्ल्ड war II वाले थे, फार्मर इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर थे और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर थे। फिर आपको बताया सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज की कितनी कैटेगरीज थी? आगे 11 उसके डिपार्टमेंट्स थे डिफरेंट। अब हमने पढ़ना कि आज तक पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों 1953 में एगर रिपोर्ट आई, ठीक है, जो किसने दी? रोलैंड एगर्स ने दी यूएसए में, ठीक है। रोलैंड एगर जो कि यूएस का सिटीजन था, उसने एगर रिपोर्ट दी 1953 में। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि रिफॉर्म्स कब आते हैं? रिफॉर्म्स कब आते हैं? उस वक्त आते हैं जब पुराना सिस्टम जो होता है वो रिडेंडेंट हो चुका होता है, उसमें क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एरर्स होते हैं। तो एगर रिपोर्ट में जो रोलैंड एगर था उसने क्या किया? उसने कहा कि यार जो पाकिस्तान की सिविल सर्विस है ना, ये आउटडेटेड रिक्रूटमेंट सिस्टम पे बेस करती है। इसमें सेल्फ परपिचुएटिंग सिस्टम है। सेल्फ परपिचुएटिंग सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जिसमें मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बंदों को हायर किया जाता है जिनका ताल्लुक होता है, जो किसी न किसी लिंक के थ्रू आते हैं, मेरिट सिस्टम नहीं होता। और उसमें क्या थी? जनरलिस्ट डोमिनेंस थी, ठीक है। 1953 में एगर कहता है कि पाकिस्तान का जो सिविल सर्विस सिस्टम है वो आउटडेटेड रिक्रूटमेंट पर बेस करता है, सेल्फ परपिचुएटेड सिस्टम है और उसमें जनरलिस्ट डोमिनेंस ज़्यादा है। जनरलिस्ट डोमिनेंस का क्या मतलब है कि उसमें अगर एक बंदा किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है, फॉर एग्जांपल एक बंदा टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में है, ठीक है, हालांकि उसने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है, और जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है उसको इन्होंने लगाया हुआ है जी किसी और डिपार्टमेंट में। जैसे मैं आपको बताऊं कि उसे इन्होंने लगा दिया है जी पुलिस सर्विस में या किसी और डिपार्टमेंट में लगा दिया है, ठीक है। मतलब क्या है? जनरलिस्ट डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि बंदा जब अपनी ब्रांच को छोड़ के किसी और को सर्व कर रहा हो, किसी और शाख में चला जाए, ठीक है। दूसरी बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसने रिकमेंडेशन क्या दी? एगर रिपोर्ट में एगर ने क्या कहा कि यार ये काम करो, पाकिस्तान की सिविल सर्विस अच्छी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वन सिविल सर्विस बना दो, यूनिफिकेशन इनटू वन सिविल सर्विस, कि जो सेंट्रल सर्विस है
जो जो आल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है उसे ख़त्म कर दो और क्या करो, एक सिविल सर्विस बना दो और स्टैंडर्डाइज पे स्केल लेके आओ, लोगों को अच्छे पे स्केल दो, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि स्पेशलाइजेशन जो है वो चाहिए, जो बंदा जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसे उसी फील्ड में लगाया जाए। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अगर कोई साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसको ऐसे फील्ड में लगाया जाए जो साइंस के रिलेटेड हो। किसी ने सोशल साइंस पढ़ी है तो उसको सोशल साइंस वाले डिपार्टमेंट में लगाया जाए, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक बंदे ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हुई है तो उसे फिर लगाया जाए जी पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें, वरना उसे ना लगाया जाए। तो ये कौन कहता था? एगर कहता था। फिर गलाडियुक्स रिपोर्ट आई। गलाडियुक्स रिपोर्ट में जो 1955 में आई और किसने दी? बर्नर्ड गलाडियुक्स। बर्नर्ड गलाडियुक्स ने दी और उसने क्या कहा? उसने कहा कि पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है उसमें जनरलिस्ट जो है वो डोमिनेशन है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसमें वो लोग नहीं हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, बल्कि जनरलिस्ट लोग वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जो देनी किसने थी? स्पेशलिस्ट ने। उसने रिकमेंडेशन क्या की दी? उसने रिकमेंडेशन ये दी कि टेक्निकल एंड प्रोफेशनल ऑफिसर्स आल्सो हैव एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। टेक्निकल और प्रोफेशनल ऑफिसर लगाए जाएं जिनके पास क्या हो? एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी हो। जिनके पास क्या हो? एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो। यहाँ तक बात मेरी फॉलो हो रही है? पहले आई जी एगर रिपोर्ट 1953 में, फिर 1955 में गलाडियक्स रिपोर्ट आई। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ 5 ईयर प्लान आए और कुछ कमीशंस बने। बात फॉलो हो रही है मेरी? ओके। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया जो 1955 में आया। और इस प्लान ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? इस प्लान ने बुनियादी तौर पर ये नोट किया कि पाकिस्तान में हुई एक्सेसिव पावर जो है वो किसके पास है? जनरलिस्ट के पास है। और इसने क्या किया? इसने कहा कि जो नॉन टेक्निकल सिविल सर्विस है उसको एक कंबाइंड सर्विस में चेंज कर दिया जाए, ठीक है। और क्या की जाए? स्पेशलिस्ट डोमिनेंस की जाए। ये किसने कहा जी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1955 में आया। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों 1962 में पे एंड सर्विस कमीशन आया। पे एंड सर्विस कमीशन जो किसने दिया? AR कॉर्नेलियस ने दिया। उन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किए? प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किए कि अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रेस्टीज गैप है, कि जो लोग काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उनको कम सहूलतें मुयस्सर हैं, जबकि जो काम कम करते हैं उनको ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर हैं। प्रेस्टीज गैप है, लोगों को अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और फ्रैगमेंटेड सर्विसेज हैं, ठीक है। सजेशंस कौन सी प्रोवाइड की? सजेशन इसके अपोजिट की कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो जी, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दो, प्रेस्टीज गैप को रिमूव करो और एक कंबाइंड सर्विस बनाओ पाकिस्तान के लिए, ठीक है। फिर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई जी 1969 में। इसने कहा कि जो हमारे पास सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है और जो नॉन सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर हैं, ठीक है, उसकी बुनियाद पर इसने बात की। इसने ये कहा कि जो तमाम, चाहे वो किसी भी कमीशन के थ्रू बंदा आया है, उसको इक्वल स्टेटस इंजॉय करना चाहिए सिविल सर्विस की तमाम ब्रांचेस में। चाहे वो ऑल पाकिस्तान सर्विस का मेंबर है, चाहे वो सेंट्रल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का मेंबर है, उसको क्या इंजॉय करना चाहिए? इक्वल स्टेटस इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। सबका पे स्केल सेम होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल का ऑफिसर है चाहे वो प्रोविंशियल का ऑफिसर है। और क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए कैडर और एक्स कैडर के लिए। ओके, हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले कि पाकिस्तान ने सिविल सर्विस की डेवलपमेंट कैसे हुई, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ी सिविल सर्विस की पाकिस्तान में। हमने पढ़ा कॉलोनियल सिस्टम से पाकिस्तान ने जी विरासत में मिला जी। 2 कैटेगरीज थी, ऑल पाकिस्तान सर्विस, सेंट्रल सर्विस। फिर आपको बताया ऑफिसर्स कौन कौन से उनमें आए। फिर मेरे प्यारे बच्चों बताया कि 1973 के रिफॉर्म्स से पहले 11 कैटेगरीज थी सेंट्रल सर्विसेज की। ऑल पाकिस्तान की तो अलहदा थी, सेंट्रल सर्विसेज की 11 कैटेगरीज थी।
फिर आपको बताया कि जो 1973 से पहले पहले रिफॉर्म्स हुए वो क्या क्या हुए। एगर रिपोर्ट आई, एगर रिपोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ एरर बताए, फिर उनके लिए सजेशन बताई उन एरर को ख़त्म करने के लिए। फिर गलाडिक्स रिपोर्ट आई और उसने भी यही किया, कुछ एरर डिटेक्ट किए, फिर सजेशन दी। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, उसने एरर डिटेक्ट किए और सजेशन दी। फिर पे एंड सर्विस कमीशन बना AR कॉर्नेलियस की ज़ेर निगरानी में, और उसने भी क्या किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और सोल्यूशन बताए। फिर मेरे प्यारे बच्चों वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई 1969 में, और उसने भी ये 3 रिकमेंडेशन दी। हुआ क्या, हुआ ये कि 1972 से 1973 के दरमियान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने क्या कहा, इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी। इसने कहा कि तमाम जो कैडर्स हैं उनको एक यूनिफाइड ग्रेडेड स्ट्रक्चर में मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ये सिविल सर्वेंट की क्लासेस बनी हुई हैं इसको ख़त्म करो, सबको क्या करो, एक ही पेज पे लेके आओ। और फिर कहा कि प्राइवेट सेक्टर से लोग आप हायर कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने करना है कि एक ही तरह का एक टेस्ट लेना है उसी के थ्रू ही बंदे लेने हैं, आप प्राइवेट सेक्टर से बाहर कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी बनी 1972 से 1973 के दरमियान, उन्होंने कहा कि प्रॉपर जॉब एवेल्युएशन होनी चाहिए ग्रेडिंग पोस्ट के लिए। जो ग्रेडिंग पोस्ट होती हैं जैसे 17, 18, 19, उनके लिए ये नहीं कि एक बंदा 17 पे लगा है वो ही प्रमोट होकर 20 पे आए। आपको क्या करना चाहिए, ग्रेडिंग एवेल्युएशन करनी चाहिए। मतलब क्या है कि आपको 18 के लिए भी अलग टेस्ट कंडक्ट कर लेना चाहिए, 20 के लिए भी अलग टेस्ट कंडक्ट कर लेना चाहिए। फिर 1973 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की गई। जो ये रिफॉर्म्स कमेटी थी इसने क्या कहा, इसने कहा तमाम कैडर्स को मर्ज करो, एक यूनिफाइड ग्रेडेड स्ट्रक्चर लेके आओ। फिर कहा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी क्लासेस को ख़त्म कर दो। फिर कहा कि प्राइवेट सेक्टर से एंट्री करो जी लोगों की। और फिर कहा ग्रेडिंग पोस्ट के लिए प्रॉपर जॉब एवेल्युएशन करो जी। नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों 1973 में बात की गई जी, इन जो रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने प्रपोज किए इनको इम्प्लीमेंट करो जी। इम्प्लीमेंटेशन करते हुए क्या हुआ जी, जो 600 पे स्केल्स थे उनको 22 ग्रेड्स में चेंज कर दिया गया। ग्रेड 1 जो था वो लोवेस्ट था, ग्रेड 22 जो था वो हाईएस्ट था 1973 में। ठीक है, और ग्रेड 23 जो था वो सेक्रेटरी जनरल था और इसकी बहुत चंद पोस्ट होती थी। अब तो ये मुझे लगता है ग्रेड 23 ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ ग्रेड 22 तक ही है, सेक्रेटरी तक। फिर मेरे प्यारे बच्चों जो टेक्निकल पोस्ट थी उनको इंटीग्रेट किया गया, जो बंदा जिस काबिल था उसको वहीं पे लगाया गया। 15 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बने। पहले कितने थे, पहले मेरे प्यारे बच्चों जो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान थी उसमें 2 चीज़ें थी, एक था सेंट्रल सर्विसेज और एक था ऑल पाकिस्तान सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज के 11 ग्रुप्स थे, लेकिन अब क्या किया गया, दोनों को मर्ज करके 15 ग्रुप्स बना दिए गया जी। एज लिमिट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 28 से 30 ईयर कर दी गई अप्लाई करने की। प्रमोशन जो थी वो मेरे प्यारे बच्चों मेरिट और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कर दी गई। उसके बाद उनके लिए कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम बने, कहाँ पे, स्टाफ कॉलेज लाहौर पे। और लेटरल एंट्री सिस्टम अलाउ कर दिया गया। लेटरल एंट्री सिस्टम क्या होता है, लेटरल एंट्री सिस्टम ये होता है कि बाहर से भी बंदा अपॉइंट हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल एक बंदा 17 स्केल पे लगा है, इससे फिर वो 18 पे जाएगा, फिर 19 पे जाएगा, फिर 20 पे जाएगा। लेकिन एक बंदा डायरेक्ट 18 पे भी आ सकता है, पेपर पास करके परफॉर्मेंस दिखा के 19 पे भी आ सकता है, 20 पे भी आ सकता है। तो इसको कहा गया लेटरल एंट्री सिस्टम के बाहर से भी बंदे को अपॉइंट किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए। एगर रिपोर्ट आई, गलाडियक्स रिपोर्ट आई, उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, उसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, पे एंड सर्विस कमीशन आया। पे एंड सर्विस कमीशन के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया जी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई 1969 में। और एंड पे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी आई जिसने 1972 से 1973 के दरमियान ये रिकमेंडेशन दी। और फिर इन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करके ये काम कर दिए गए कि तमाम जो 600 पे स्केल थे
उनको रिड्यूस करके, उनको कम करके 22 ग्रेड्स में चेंज कर दिया गया। ग्रेड 1 जो था वो लोवेस्ट ग्रेड था, ग्रेड 22 जो था वो हाईएस्ट ग्रेड था। कुछ रेयर पोस्ट पे ग्रेड 23 भी था। टेक्निकल पोस्ट को मर्ज कर दिया गया, 15 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बना दिए गए। एज लिमिट 28 से 30 ईयर तक कम कर दी गई। प्रमोशंस जो हैं वो मेरे प्यारे बच्चों मेरिट की बुनियाद पर की गई। कॉमन ट्रेनिंग एट स्टाफ कॉलेज लाहौर में उनकी ट्रेनिंग की गई ऑफिसर्स की। और मेरे प्यारे बच्चों लेटरल एंट्री को अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया जी जो सिविल सर्विसेज थी 1973 से पहले वाली। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ना है जी सिविल सर्विसेज टुडे। आज की सिविल सर्विस मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके लिए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि सिविल सर्विसेज की कैटेगरीज कितनी है हमारे पास। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी उसका रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सिविल सर्वेंट की कैटेगरीज क्या क्या हैं। और फिर हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये क्या कहता है? ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास होगी। और उसको एक्सरसाइज कौन करेगा? पीएम और कैबिनेट करेगी। ठीक है, फोर्थ स्केड्यूल जो है वो डिवाइड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट के दरमियान डिवाइड कर देता है। सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले जो आज की सिविल सर्विस है उसमें 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास होगी। और जो उसको एक्सरसाइज करेगा वो करेगा पीएम और कैबिनेट। फोर्थ स्केड्यूल ने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट के में डिवाइड कर दी। 18 अमेंडमेंट के बाद जो कंकरेंट लिस्ट है वो ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि सिविल सर्विसेज की कैटेगरीज क्या क्या हैं। उसमें हमने पढ़ा जनरलिस्ट सर्विसेज, सेमी टेक्निकल सर्विसेज और प्योरली टेक्निकल सर्विसेज। जनरलिस्ट सर्विसेज में लोग जनरल एजुकेशन की बुनियाद पर सिलेक्ट होते हैं। सेमी टेक्निकल में मेरे प्यारे बच्चों लोग सिलेक्ट होते हैं जी एडवांस्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर। और जो मेरे प्यारे बच्चों प्योरली टेक्निकल सर्विसेज हैं उनमें लोग प्रोफेशनल डिग्री की बुनियाद पर सिलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ लिया, आपको पढ़ाया कि कैटेगरीज ऑफ सिविल सर्विसेज क्या क्या हैं। जनरलिस्ट सर्विसेज, सेमी टेक्निकल सर्विसेज और प्योरली टेक्निकल सर्विसेज। जनरलिस्ट सर्विसेज के लिए जनरल एजुकेशन, सेमी टेक्निकल के लिए एडवांस्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जबकि जो प्योरली टेक्निकल सर्विसेज हैं उसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। मेरी बात फॉलो हो रही है? नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या है? रिक्रूटमेंट सिस्टम अब आ गया जी मेरिट की बुनियाद पर। पेपर पास करना है सीएसएस और पीएमएस का, फिर ही आना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पोस्ट जो है वो पहले एडवर्टाइज़ की जाती हैं, फिर लोग अप्लाई करते हैं। उसमें प्रोविंशियल कोटा जो है वो इंश्योर किया जाता है और उसके बाद लोग मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट होते हैं। अब सवाल पैदा होता है, सबसे पहले हमने पढ़े प्रिंसिपल्स क्या हैं रिक्रूटमेंट के। मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए, पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया जाना चाहिए और प्रोविंशियल कोटा इंश्योर होना चाहिए, उसको यकीनी बनाया जाना चाहिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? ग्रेड 20 के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स करता है, लोगों को अपॉइंट करता है। और मेरे प्यारे बच्चों ग्रेड 17 से ग्रेड 19 तक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अपॉइंट करती है। बात फॉलो हो रही है? जबकि ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 16 तक मिनिस्ट्रीज अपॉइंटमेंट्स करती हैं और ग्रेड 1 से लेके 2 तक हेड ऑफ जो ऑफिस होता है वो अपॉइंटमेंट्स करता है। दोबारा से शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विस 1973 के बाद कैसे हुई, कैसे तब्दील हुई।
पहले हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी 1973 से पहले, फिर हमने पढ़ा 1973 के बाद क्या हुआ, एग्जेक्टिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट को दे दी गई, एक्सरसाइज कौन करने लगा, पीएम और कैबिनेट। फोर्थ स्केड्यूल ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की 3 लिस्ट बनाई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद 2010 में ख़त्म कर दी गई। फिर मेरे प्यारे बच्चों सिविल सर्विसेज की कैटेगरीज आई, टेक्निकल, सेमी टेक्निकल और प्योरली टेक्निकल। फिर मेरे प्यारे बच्चों रिक्रूटमेंट सिस्टम आया, उसका पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि मेरिट की बुनियाद पर एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए पोस्ट की और प्रोविंशियल कोटा इंश्योर करना चाहिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ बताई, ग्रेड 20 के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ग्रेड 17 से 19 के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अपॉइंटमेंट करेगी, ग्रेड 3 से लेके 16 तक मिनिस्ट्रीज अपॉइंटमेंट्स करेंगी और ग्रेड 1 से 2 तक हेड ऑफ ऑफिस अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिक्रूटिंग एजेंसी कौन सी होगी। ठीक है, बल्कि रिक्रूटिंग अथॉरिटी। अब रिक्रूटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो फेडरल सर्विस ऑफ पाकिस्तान होगा, FPSC होगी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, या मेरे प्यारे बच्चों प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, या डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटीज़ क्या करेंगी, रिक्रूटमेंट करेंगी। ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है ऑफिसर्स का। ट्रेनिंग सिस्टम के लिए मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होता है। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपका स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम आ जाता है, और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद मेरे प्यारे बच्चों मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम आ जाता है। मिड कैरियर फॉर एग्जांपल क्या है, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम वो होगा जो आपने क्वालिफाई कर लिया, रिटन इंटरव्यू सब कुछ क्वालिफाई कर लिया, तो आपका हुआ जी कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपका मेरे प्यारे बच्चों हुआ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद मेरे प्यारे बच्चों जब आपकी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, आपने कुछ अर्सा ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद आपका ट्रेनिंग के दरमियान जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ उसे बोला गया मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, मिड कैरियर के बाद मेरे प्यारे बच्चों जब आप गए जी सीनियर बंदे बन गए, ठीक है, आपका तकरीबन आप रिटायरमेंट की तरफ पहुंच गए, तो आपका क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स हुआ। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कोर्स होता है आपका। ठीक है, अब 2 तरह की सर्विस होते हैं, ट्रेनिंग होती है। एक परी सर्विस होती है जब आप सर्विस में नहीं आते, ठीक है, आप कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, फिर स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, फिर आप सर्विस में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों परी सर्विस है। ठीक है, ये दोनों क्या है, परी सर्विस है। लेकिन जब आप सर्विस में आ जाते हैं तो आपके सर्विस के दरमियान जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसे बोलते हैं मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है सीनियर मैनेजमेंट कोर्स आता है। सीनियर मैनेजमेंट के बाद नेशनल सिक्योरिटी कोर्स आता है हमारे पास। इदारे कौन कौन से होते हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कौमी इदारा होता है वो करवाता है। पाकिस्तान एकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट ये ट्रेनिंग करवाती है, और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज जो कि लाहौर में है वो ट्रेनिंग करवाता है। ओके, अगर आप कहा जाए कि एक लफ्ज़ में या फाइनल वर्ड आपके क्या है इस पूरे टॉपिक के रिलेटेड, पूरे टॉपिक के रिलेटेड फाइनल वर्ड हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। रवियन जो है ना, रवियन इज़ द की टू सक्सेस। आपने मैक्सिमम रवियन करनी है, रट्टा नहीं मारना इनको। बच्चों हमारा था लेक्चर नंबर 22, और इसमें हमने स्टार्ट किया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विस इन पाकिस्तान। हमने पढ़ा कॉलोनियल सिस्टम से IG सिविल सर्विस, उसमें माइनर चेंजेस करके कबूल कर लीजिए हमने। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हमने 2 कैटेगरीज बनाई, एक ऑल पाकिस्तान सर्विसेज और दूसरा सेंटर सर्विसेज। ऑल पाकिस्तान सर्विसेज में हमारे पास सेंटर सर्विस सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान आई, और दूसरे में हमारे पास सेंटर सर्विसेज आई। ठीक है, फिर आपको बताया गया कि 97 सीरीज से पहले कितनी कैटेगरीज थी सेंट्रल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान की, तो वो मेरे प्यारे बच्चों 11 कैटेगरीज थी, ये आपको बता दी हैं जी। फिर आपको बताया कि 1973 से पहले रिफॉर्म्स कौन कौन से आए। रिफॉर्म सबसे पहले आई ईगर रिपोर्ट, उसके बाद ग्लाडियस रिपोर्ट आई, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, फिर पे एंड सर्विस कमीशन आया, फिर वर्किंग ग्रुप
की रिपोर्ट आई। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी आई जिसकी इम्प्लीमेंटेशन 1973 में हो गई। उसके बाद 1973 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास जो आज की सिविल सर्विस है उसका स्ट्रक्चर ये है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कैटेगरीज क्या हैं सिविल सर्विसेज की। कैटेगरीज के बाद आपको बताया कि रिक्रूटमेंट कैसे होती है, रिक्रूटमेंट के असूल क्या हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या कौन सी होती है, अपॉइंटिंग एजेंसी कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपको बताया ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है एक सिविल सर्वेंट का। ट्रेनिंग के बाद मेरे प्यारे बच्चों फाइनल वर्ड में आपको बताया गया कि पाकिस्तान ने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इनहेरिट किया। फोकस किस पे था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट थी, इंडिया से उसको खतरा था इसलिए डेवलपमेंटल नीड्स की बजाय लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस किया। फिर रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स इसलिए किए गया ताकि सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को कोप किया जा सके। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आपको बताया गया कि आप CSS या PMS देते हैं ना, तो इसके लिए आपको बताया गया आपको सिलेक्ट कौन करता है, या तो फेडरल सर्विस ऑफ पाकिस्तान या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करती है या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। ठीक है, फिर आपको बताया गया आपकी ट्रेनिंग की फेजेस क्या क्या होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे जी इस सिविल सर्विसेज के लेक्चर का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।